बीते हुए साल 2023 को अगर हम इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स वाला चश्मा लगा के देखें तो 2023 वो साल था जब चाइना मरने वाला था। यूएसए जो दुनिया की दूसरी तरफ है, वहाँ चल रहा था कि कैसे चाइना की इकोनॉमी मरने वाली है। वहीं भारत में सोशल मीडिया पे चल रहा था कैसे इंडिया इज किलिंग चाइना, जिसकी शुरुआत जहाँ तक कि थिंक स्कूल ने की। इस वीडियो में मैं भारत और चाइना के बीच 4 मेन पॉइंट्स पर कंपैरिजन करूंगा: पॉलिटिक्स, जुडिशरी, इकोनॉमिक्स और डिफेंस। हम शुरुआत पॉलिटिक्स से करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली बाकी सबको इफेक्ट करता है। हमें पता है कि चाइना एक वन पार्टी सिस्टम पे काम करता है और शी जिनपिंग के आने के बाद धीरे धीरे वन मैन रूल पर शिफ्ट हो रहा है। मगर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर सबको अपने मन का करने का अधिकार है, और इसी के कारण कुछ लोगों का मन करता है कि इस देश में केवल वो अपने मन की कर पाएं और बाकी सब उनके मन के हिसाब से चलें, बिल्कुल चाइना की तरह। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100वें वर्षगांठ की है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो गलवान में हुआ उसके कुछ महीनों बाद की सेलिब्रेशन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक और पुरानी कहानी है। जब 1962 की वॉर में ये पीएलए के लिए रेड कारपेट बिछा रहे थे कि सीसीपी हिमालय पार करके आएगी और इस देश को वो सारी चीज़ों से आज़ाद कराएगी जैसे उसने चाइना को आज़ाद कराया। और अगर आप सोच रहे हैं कि सीसीपी ने चाइना को कैसे आज़ाद कराया, तो मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई है, वो आप ऊपर आई बटन में दबाकर देख सकते हैं। कम्युनिस्ट ने कैसे वेस्ट बंगाल को, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट था, उसको वन ऑफ द वर्स्ट पे लाके खड़ा कर दिया। और अब केरला भी उसी रास्ते पे जा रहा है। और जो बाकी पार्टियां जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं, उन्होंने भी यही किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बिहार में आरजेडी। मगर तब भी लोग इन्हें वोट दे के पार्लियामेंट में भेजते हैं। मगर चलो, कम्युनिस्ट का तो तब भी समझ में आता है कि ये सेम आइडियोलॉजी के लोग हैं और इस देश के रिलीजन और कल्चर को हेट करते हैं, इसलिए सीसीपी के साथ हैं। मगर हमारी एक नेशनल पार्टी जिनकी कई राज्यों में सरकार है, उनके युवा नेता जब बॉर्डर पर टेंशन चल रही है, जहाँ चाइना एग्रेसर है, वहाँ वो कौन सा समझौता करने गए थे। और अभी तक उसके रिगार्डिंग मुझे कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। और अगेन, इस देश के लोग इन्हें वोट देते हैं। पॉलिटिक्स के बाद हम आते हैं जुडिशरी पर। और आपके मन में आ रहा होगा कि जुडिशरी क्यों? चाइना में जुडिशरी सीसीपी का ही एक एक्सटेंशन है। वो बस बाकी दुनिया को दिखाने के लिए है कि यहाँ भी ड्यू प्रोसेस होता है, मगर उनका डिसीजन हमेशा सीसीपी के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। और बाकी ज़्यादातर दुनिया में जो जुडिशरी है, उनका डिसीजन भी उनके देश के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है। मगर हमारी जुडिशरी अलग ही लेवल की है, जहाँ बाकी दुनिया के जज पहले अपने देश का सोचते हैं, वहीं हमारे जजेस पहले दुनिया की सोचते हैं। ये अपनी ही सेल्फ राइचस दुनिया में जी रहे हैं। इस देश में जब भी कोई डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, तो उस पर कई फर्जी लोग और एनजीओज जिनका केवल यही काम है, वो उन प्रोजेक्ट्स पर केस करते हैं और कोर्ट्स उन्हें एंटरटेन भी करती हैं। फिर वो प्रोजेक्ट सालों तक अटका रह जाएगा। और ये लोग और ऑर्गेनाइजेशंस एक बार नहीं, बार बार यही काम करते हैं, बट यूजली फैसला उनके अगेंस्ट ही होता है। मगर देश का इतना टाइम, पैसा और रिसोर्स वेस्ट करने के बाद भी उन सब पे कोई जुर्माना नहीं लगता। और फिर इस देश के राजा अपने चेंबर से बोलेंगे कि इस देश में लाखों केस पेंडिंग हैं, बट कॉलेजियम की इन ब्रीडिंग सिस्टम से और आप क्या उम्मीद करेंगे। मगर मैं यहाँ एक बात बोलूँगा, अगर युद्ध हुआ तो जो हमारे सेल्फ राइचस काले कोट हैं, उन्हें उनकी पेन दे के बॉर्डर पे पहले भेज देना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है पेन इज माइटियर देन सॉर्ड। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पर। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसकी जीडीपी $18 ट्रिलियन के आसपास है। और हमें पता है कि चाइना के किसी भी डाटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो हम इसमें से 4 ट्रिलियन कम कर देते हैं।
मगर उसके बाद भी चाइना की इकोनॉमी हमसे करीब 3 गुना बड़ी है। और आपके पास कितना पैसा है उस पर ही आपका डिफेंस, लोगों को खरीदना, देशों को खरीदना सब इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। और सच्चाई ये है कि हमारी इकोनॉमी अभी बहुत छोटी है। एक देश की रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ उसके लोगों पर डिपेंडेंट होती है, मगर हमारे देश में सबको सरकारी नौकरी चाहिए। और सरकारी नौकरी क्यों चाहिए हम सबको पता है। बाकी जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका काम है पैसा कमाना, वो भी चवन्नी छाप लोग हैं जिनके हाथ में ठन्नी आ गई है और वो उसी में खुशी से नाच रहे हैं। इन इंडस्ट्रियलिस्ट का काम था कि ये इस देश में और इन्वेस्ट करें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाएं और किसी फील्ड में भारत को टॉप पे लेके जाएं। बट इतना पैसा होने के बाद भी केवल सेफ खेल रहे हैं। और अब हम आते हैं डिफेंस पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक किसी आर्मी की पावर इस बात पर डिपेंडेंट थी कि उस देश के पास सैनिक कितने हैं। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे मिलिट्री पावर इस बात पर डिपेंडेंट होती गई कि देश के पास कितनी एडवांस मशीनरी है। और शुरुआत के 70 साल हमने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और 2012-13 के अराउंड हालत ये थी कि हमारे पास गोलियां नहीं थी लड़ने के लिए। और आप चाहे कितना भी चाइना को कह लें कि वो अपना सारा सामान कॉपी करके बनाता है, मगर याद रखें एक पुरानी कहावत है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। और चाइना अभी भले नकल कर रहा हो, मगर इंसान चाहे या ना चाहे वो सीखता रहता है। और हमारी डिफेंस की हालत 2014 के बाद बहुत इम्प्रूव हुई है, मगर अब भी हमारे ज़्यादातर डिफेंस प्रोग्राम्स डिले चल रहे हैं। अगर आप भारत का फाइटर जेट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि तेजस मार्क 2, TDBF, AMCA सारे डिले चल रहे हैं। और बाकी मैंने थिंक स्कूल का नाम लिया था। थिंक स्कूल के वीडियो में जो भारत ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अगेंस्ट नए बेसिस बनाए उस पर बात की। बट वहाँ प्रॉब्लम यह है कि जैसे चेस में आप बोर्ड पर हर मूव के अगेंस्ट आप अपना पीस तैयार करते हैं, ऐसे ही जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर भी अगर भारत ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अगेंस्ट मूव चला है तो अब चाइना उसके अगेंस्ट मूव चलेगा। और ये एवर इवॉल्विंग गेम है। बस डिफरेंस ये है कि कोई पार्टी किसी पीस को छू नहीं सकती, और अगर छू दिया, अगर हम अभी की बात करें तो चाइना की हालत अभी बहुत ख़राब है। मगर ये कहना कि इंडिया इज़ किलिंग चाइना गलत होगा, क्योंकि एज द स्मॉलर पावर हम अभी डिफेंसिव पोस्चर में हैं। हम चाइना के एक्शन पर रिएक्शन देते हैं। और करंट सिचुएशन डिस्क्राइब करने का बेस्ट तरीका होगा कि चाइना अपने आप को सेल्फ डिलीट करने की कोशिश कर रहा है और हम दूर से देख रहे हैं। जिन वीडियोस की बात मैंने शुरुआत में की, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रही हों या थिंक स्कूल के जैसे जियोपॉलिटिक्स से, उन सब में कई अच्छे पॉइंट्स थे। मगर फिर उसके बाद कई लोगों ने उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए और वो कुछ ज़्यादा ही वन साइडेड थे। उनके हिसाब से इंडिया ने ये कर लिया तो चाइना चेकमेट। बट दुनिया ऐसे नहीं चलती। और आज के समय में हम कॉमन लोग भी इस नए टाइप के वॉर में चाहें या ना चाहें इन्वॉल्व हो गए हैं। और इस वॉर को बेटर लड़ने के लिए हमें और समझ कल्टीवेट करनी होगी। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म या पैसिज्म में नहीं बहना होगा और सीखना होगा कि कैसे लोगों को जवाब दिया जाए। बाकी अगेन मैंने सारे पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किए हैं और उन सब को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए सब पॉइंट्स पर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। बट आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।